आपने अपने समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव होते हुए तो अक्सर देखा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसकी शुरुआत कब हुई। एक ही समाज में रहने वाले पुरुष और महिलाओं के प्रति व्यवहार अलग-अलग क्यों होते हैं? जहाँ पुरुष के काम को इतना महत्व दिया जाता है, वहीं महिलाओं के घरेलू काम को अवमूल्यित किया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि घरेलू काम करना महिलाओं के स्वाभाविक गुण होते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये 4th चैप्टर है। इसमें हमें लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ना है। किस तरह एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है। आखिर उन्हें ये बताता कौन है कि उन्हें किस तरह व्यवहार करना है। आइए जानते हैं। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक हैं और पहले से ही तय हैं। वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर के भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती है। लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। किसी भी व्यक्ति का मेल या फीमेल होना ये उसका बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, मगर हमारे समाज ने इसे अपनी रूढ़िवादियों से इस तरह जोड़ दिया है कि इससे हमारे कार्य को भी चिन्हित किया जाता है। लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं और उनकी सामाजिक भिन्नताएं कैसे रूप लेती है, यह उनके समाज पे निर्धारित होता है। क्योंकि हर जगह समाजीकरण एक जैसा नहीं होता है। समय के साथ समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। इस चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुषों के लिए अलग-अलग भूमिकाएं देखी जाती है, कैसे उनके लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यहीं से भेद और असमानता की शुरुआत होती है। हम उन तमाम कार्यों के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं और ये विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता या फिर उसे अपमूल्यित किया जाता है। कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप भी उपलब्ध नहीं है। बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्ष से ही होता है। कभी कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब मिलके इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे ताकि इस स्थिति में सुधार आ सके। किसी भी व्यक्ति का लड़का या लड़की होना उसकी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है। जिस समाज के बीच हम खड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये सब बातें ये सभी जगह बिल्कुल एक सी होती है, परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने की भी कोशिश करेंगे। लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष के रूप में भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। अधिकांश समाज पुरुष व महिलाओं को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं को निर्वहन करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुषों के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। आइए शुरू करते हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता को दिखाने के लिए यहाँ पे एक 1920 दशक के सामोआ द्वीप के बच्चों का एग्जाम्पल दिया गया है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए रिसर्च की रिपोर्ट्स के अनुसार 1920 के दशक के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़ों बच्चों और वयस्कों से ही बहुत सारी बातें सीखते थे, जैसे छोटों बच्चों की देखभाल करना, घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य होता था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे कि
जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेवारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं ही 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने भाई बहन का देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर काम सीखने जाता था, जैसे कि मछली पकड़ना, नारियल का पेड़ लगाना, etc। और लड़कियां जब 13 और 14 साल की नहीं हो जाती तब तक वे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13 या 14 साल की हो जाती थी, तो वो ज़्यादा स्वतंत्र हो पाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद ही वे मछली पकड़ने जाती थी और बागानों में काम करती थी, डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांशतः काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। मतलब यहाँ पे उल्टा ही होता था, लड़के किचन में ज़्यादा काम करते थे और लड़कियाँ उनकी हेल्प करती थी। वहीं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि लड़कियाँ स्कूल जाती थी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कियां समूह में ही चलना क्यों पसंद करती है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्लास 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़के के स्कूल से बिल्कुल अलग हो ढंग से बनाया जाता था। उनके स्कूल के बीच, लड़कियों के जो स्कूल होते थे, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। वहीं लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का एक मैदान होता था बस, जो बड़ा सा खुला स्थान होता था, स्कूल के आगे लगा हुआ होता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकड़ी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों पर अनेक कामों के लिए उपयोग करते हैं। लड़के हमेशा ऐसे ही रोड पे कभी भी खड़े हो जाते हैं, कभी भी रोड पे खड़े होकर टाइम पास कर लिया, दौड़ने लगे, खेलने लगे, साइकिल चलाने लगे। ऐसे लड़कियां नहीं करती थी। लड़कियां एक सीधे सीधे ही गली से घर पहुंच जाती थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या फिर उन्हें कोई हमला ना कर दे। इस वजह से लड़कियां ग्रुप में चलना पसंद करती थी। आपने दो एग्जाम्पल देखे, एक 1920 वाला और एक 1960 वाला। इन दोनों ही एग्जाम्पल को आपने देख के समझ लिया होगा कि दो जगह से दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, उनका बचपन बिल्कुल अलग है। वहाँ दोनों ही जगह के बच्चे अलग अलग तरीके से बड़े हो रहे थे और अपने अलग अलग अनुभवों से सीख रहे थे। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और यह बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर खेलने के लिए खिलौने चाहिए तो लड़के को कार दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। ऐसा क्यों होता है? खिलौने तो दोनों ही अच्छे हैं, किसी को भी दिए जा सकते थे, लेकिन वो लड़कों को, अगर लड़का कोई खिलौना मांगेगा तो उसको कार ही देंगे और लड़कियों को गुड़िया ही देंगे। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं, जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और लड़के को कौन से पार्क में खेलना चाहिए, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए। ये सब बच्चे को यह बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद में जीवन पर इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय और व्यवसाय चुनने पर भी पड़ता है। अक्सर आप देखेंगे कि अगर कोई लड़की पढ़ रही होती है तो उसे कहते हैं आर्ट्स ले लो, और अगर कोई लड़का है तो बोलते हैं उसे साइंस या कॉमर्स ले लो। तो उसके विषय के चुनने में भी अधिकांश समाजों में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाएं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। अगर कोई महिला घर में काम करती है तो उनके परिवार को ऐसा लगता ही नहीं है कि उसमें कोई निराली बात है। काम तो सभी लेडीज़ अपने घरों में करती है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेवारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे कि देखभाल का काम करना, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे और बूढ़े का बीमारियों में उनका ध्यान रखना।
लेकिन महिलाओं के इन काम को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके लिए उन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का ये स्वाभाविक कार्य है। समाज इन कामों को अधिक महत्व भी नहीं देता है। जो महिला खुद ही अपने घरों में काम करती है, उसकी वैल्यू तो नहीं होती है। लेकिन अगर कोई अपने घर के काम करने में सक्षम नहीं हो और अपने घर में काम करने वाले को रखती है, तो उसके भी पैसे उसको बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो बहुत आसान है घर के काम करना। तो बाहर अगर कोई पुरुष काम करने जाता है, तो उसकी तनख्वाह घर में काम करने वाली महिलाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हमारा समाज घर के कामों को महत्व ही नहीं देता है। सुबह के 5 बजे से लेकर देर रात 12 बजे तक भी घर का काम चलता रहता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उनमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें से कुछ कामों में शारीरिक श्रम भी बहुत अधिक लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाने के लिए लकड़ी भी इकट्ठी करनी होती है। कपड़े धोने, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने वाले कामों को झुकने और उठाने में सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे कि खाना बनाना आदि लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियां द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। यहाँ कुछ डाटा दिया गया है जो हरियाणा और तमिलनाडु का है। इसमें स्त्रियों के काम के घंटे और पुरुषों के काम के घंटे भी लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि स्त्रियां एक महीने में लगभग एक सप्ताह में हरियाणा में एक महिला को अगर देखें तो 53 घंटे काम करती है। वहीं तमिलनाडु में ये काम वो घंटे 54 घंटे हो जाते हैं। वहाँ अगर आप पुरुषों से तुलना करेंगे तो हरियाणा में पुरुष के काम एक सप्ताह में 40 घंटे होते हैं और तमिलनाडु में 44 यानी कि 44। फिर भी हमें लगता है कि महिलाएं कुछ काम ही नहीं करती। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का ही मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु हमें कार्य किए जाने चाहिए, जो कि व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर ही होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। सरकार यह जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम, कार्य क्षेत्र चुनेगी, कैसे काम करेगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ियां भी खोली है। शासन ये कानून बनाया गया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है, तो वहाँ पे वैधानिक रूप से क्रेश या बालवाड़ी की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी संस्था में 30 से अधिक औरतें काम करती है, तो क्रेश में उनके बच्चों को रखा जाता है ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। इसकी सहायता से बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर जाके अपना काम कर पाती है और उन्हें बच्चे की चिंता नहीं होती। इससे बहुत सारी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सका है, क्योंकि घर में जो बड़े लड़कियां होती हैं उसे बच्चे के लिए स्कूल नहीं जाने दिया जाता। उन्हें कहा जाता है कि आप इन बच्चों का ध्यान रखो।
घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करना महिलाओं पर दोहरा बोझ के रूप में देखा जाता है। हमारा 5वां सतत विकास लक्ष्य है लैंगिक समानता, जो कि हमारे संविधान में भाग 3 ये में फंडामेंटल राइट का पहला है, समानता का अधिकार। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।